वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम जानेंगे कि बिग डेटा के जो मॉडर्न आर्किटेक्चर होते हैं वो किस तरीके से पार्के और एवरो फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। तो बेसिकली पार्के और एवरो फाइल एक्सटेंशन की जरूरत क्यों पड़ी। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीपल तरह के फाइल एक्सटेंशन होते हैं। एक सीएसवी होता है, ठीक है, एक जेसन होता है, एक आपके पास में ओसीआर होता है, ठीक है। बेसिकली सीएसवी आप सिंपली समझते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास में डेटा होता है, कॉलम से सेपरेट करके आप डेटा को रखते हो, ठीक है। बट जैसे जैसे डेटा साइज आपके पास बड़ी होगी तो आपकी कंप्यूटेशन पावर ज्यादा हो जाएगी और स्लोनेस बढ़ जाती है चीजों के लिए। जेसन के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसमें की वैल्यू होता है, ठीक है, की वैल्यू फॉर्मेट में आप डेटा स्टोर करते हो और ये ज्यादा मेमोरी लेता है, कंप्रेस फॉर्मेट में नहीं होता है और इसमें सीरियलाइजेशन करना पड़ता है, डिसीरियलाइजेशन करना पड़ता है, वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। इसलिए बड़े डेटा के आर्किटेक्चर के अंदर सीएसवी और जेसन जो फाइल एक्सटेंशन है गुड फिट नहीं बैठते हैं। एक आपके पास में आता है ओसीआर। तो बेसिकली ओसीआर आपके पास में क्या होता है कि ये कॉलमनर और रो वाइज, इसमें कॉलम और रो दोनों के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। काफी ऑप्टिमाइज वर्जन्स होते हैं ओसीआर के, बट इतना फेमस नहीं है क्योंकि अपना जो बिग डेटा का आर्किटेक्चर होता है या कोई भी बिजनेस ऐप होता है ना, तो उसमें दो तरह की रिक्वायरमेंट्स होती है आपको बेसिकली। या तो आपके पास में टाइम सीरीज का डेटा होगा, ठीक है, या फिर आपको आपके पास जो डेटा होगा वो एनालिटिकल फॉर्मेट के लिए होगा, मतलब बैच प्रोसेसिंग करोगे, रियल टाइम प्रोसेसिंग आप चीजों की करोगे, ठीक है। और पार्के और एवरो जो होता है ना, ये दोनों एक स्पेसिफिक पर्पस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस वजह से हम पार्के और एवरो का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और इन दोनों को मेजरली जो मॉडर्न आर्किटेक्चर्स होते हैं, अगर मैं हुडी की, आइसबर्ग की, सेमजा की बात करूं तो इन दोनों फाइल एक्सटेंशन का यूज करते हैं। और अगर मैं क्वेरी इंजन की बात करूं तो प्रेस्टो जो फेसबुक ने बनाया है वो भी पार्के और एवरो का अच्छा सपोर्ट देता है और प्रॉपरली इनको यूज करता है बड़े डेटा इकोसिस्टम से डेटा फेच करने के लिए, ठीक है। हम इन दोनों फाइल फॉर्मेट की बात करेंगे। बाकी मैंने फाइल फॉर्मेट आपको नॉलेज के लिए बता दिया बेसिक वे में एकदम, ठीक है। तो बेसिकली आप समझने की कोशिश करते हैं कि पार्के और एवरो में डिफरेंस क्या है, कैसे काम करती है। जो आपके पास पार्के फाइल फॉर्मेट होता है ना, ये एनालिटिकल पर्पज के लिए होती है ना। अगर आपको एनालिटिक्स अगर करनी है तो आप पार्के फाइल फॉर्मेट में डेटा रखोगे। कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो स्नैपी कंप्रेशन को सपोर्ट करता है, GZ4 को सपोर्ट करता है, ठीक है। सेम चीज अगर मैं एवरो की बात करूं तो आपके पास में रियल टाइम और टाइम सीरीज का जब डेटा होता है, ठीक है, तो उसके लिए गुड फिट होता है। मैं इसको बोल रहा हूं टाइम सीरीज डेटा के लिए। उसके पीछे रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपके पास जो एवरो होता है ना, एवरो वो रो बेसिस पे डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। और जो पार्के आपके पास में होता है वो कॉलम बेसिस पे डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि जैसे जैसे अगर आपको राइट हैवी आर्किटेक्चर्स बनाने हैं और आपको बेटर वे में चीजों को डिजाइन करना है एक हैवी आर्किटेक्चर के लिए, तो आप कॉलम बेसिस पे जो भी डेटा स्टोर होते हैं उसको आप इफिशिएंटली पार्टीशन कर पाएंगे, इफिशिएंटली डेटा को सेग्रीगेट कर पाएंगे, हर कॉलम के लिए डिफरेंट फाइल बना पाएंगे और उसको इफिशिएंटली प्रोसेस कर पाएंगे। इसलिए जो पार्के फाइल इकोसिस्टम्स होता है एनालिटिकल लोड के लिए होता है और ये कॉलम बेसिस पे डेटा को स्टोर करता है। स्नैपी GZ4 कंप्रेशन को सपोर्ट करता है, LZO को भी सपोर्ट करता है। और जो एवरो होता है आपके पास वो रो फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। आपके पास में टाइम सीरीज या रियल टाइम का जो भी ट्रांजैक्शनल डेटा होगा उसके लिए आप एवरो फाइल को सपोर्ट देते हैं, क्योंकि अगर आपको फ्रीक्वेंट अपसेट ऑपरेशन की अगर जरूरत है तो आप एवरो का यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एनालिटिकल अगर डेटा है, फ्रीक्वेंट अपसेट ऑपरेशंस अगर आपके पास में नहीं है तो आप पार्के का यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको सिंपलिसिटी के लिए बता रहा हूं। उसके बाद में होता है कि एवरो के अंदर भी स्नैपी कंप्रेशन होता है, GZ4 कंप्रेशन होता है, मैं लिख देता हूं, ठीक है। स्नैपी होता है, GZ4 होता है और LZO भी होता है। बेसिकली ये सारे जो कंप्रेशंस होते हैं इनको बेटर वे में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस होता है, जो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, वो एवरो में बहुत सही तरीके से, बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से, फास्ट तरीके से होता है कंपेयर टू पार्के। पार्के में थोड़ा सा स्लो होता है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन, ठीक है। जब आप किसी भी डेटा को डेटा फ्रेम से पार्के में या डेटा फ्रेम से एवरो में जब कन्वर्ट करते हो तो बेसिकली आपके पास में जो टेक्स्ट होता है ना, उससे सबसे पहले आप डेटा फ्रेम्स बनाते हो। डेटा फ्रेम से या तो आप पार्के बनाएंगे, ठीक है, या फिर आप एवरो बनाएंगे, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पार्के फाइल होता है ना आपके पास में, ये अपने पास एक फुटर रखता है, फुटर। उस फुटर में एक मेटा डेटा होता है, फुटर मेटा डेटा, ठीक है ना। ये फुटर जो मेटा डेटा होता है ना, ये आपके पास में क्या करता है कि इस वाली फाइल के अंदर, इस वाली पार्के फाइल में क्या इंफॉर्मेशन है, डेटा की किस तरह की इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी चीजें मेटा डेटा में रखता है। तो आपको हर बार फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप मेटा डेटा से स्कोर इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो। ये इसके फुटर में होती है। इसके अपोजिट एवरो जो होता है, ये अपने हेडर में एक स्कीमा का डेटा रखता है पूरे का। तो बेसिकली एवरो के अंदर जो फाइल के अंदर जो डेटा एवरो फाइल के अंदर उसका स्कीमा क्या है, करंट उसका वर्जन कौन सा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने हेडर पे रखता है, ठीक है। और एवरो के पास में क्या होता है कि एवरो मल्टीपल स्कीमा का वर्जन भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो कंपेयर टू पार्के के अंदर ये वाला सपोर्ट नहीं होता है। बेसिकली इसके लिए आप क्या करते हो, स्कीमा रजिस्ट्री का यूज करते हो, है ना। तो बेसिकली स्कीमा रजिस्ट्री क्या होती है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई टेबल है उसमें XYZ 3 कॉलम है ना, एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके पास कोई टेबल है उसमें 3 कॉलम है और आपने मान लीजिए ऑन द फ्लाई किसी का डेटा टाइप चेंज कर दिया या फिर नया कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं स्कीमा इवोल्यूशन। तो बेसिकली इसमें स्कीमा को आप चेंज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे फिर वर्जनिंग चेंज हो जाएगी, डेटा भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो इसका सपोर्ट एवरो में बहुत अच्छा है, ठीक है।
पार्के के अंदर इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है। एक बेसिक स्कीमा वर्जनिंग ये रख सकता है, बट एडवांस लेवल की स्कीमा वर्जनिंग इसके पास नहीं होती है। ठीक है, इसलिए आप क्या करते हैं, स्कीमा रजिस्ट्री का यूज करते हैं। स्कीमा रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी डेटा को जब आप पहली बार गेट करते हैं तो सबसे पहले स्कीमा को रजिस्टर करते हैं कि इसका स्कीमा का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिजाइन है वो इस तरीके से दिखता है, इसमें इतने कॉलम्स हैं, उनके डेटा टाइप ये हैं, उसको बोलते हैं स्कीमा रजिस्ट्री। ठीक है, तो एवरो जो है काफी अच्छा सपोर्ट रखता है स्कीमा वर्जनिंग और इवोल्यूशन के लिए कंपेयर टू पार्के। ठीक है, अब अपन इसमें एक और बात करते हैं कि मैं हटा रहा हूं इन सब चीजों को यहां से। सो बेसिकली अगर आप बात करेंगे कि जो पार्के फाइल होती है ना, बेसिकली ये प्रीडिकेट पुश डाउन को सपोर्ट करती है। प्रीडिकेट पुश डाउन, इसका मतलब क्या होता है? सो बेसिकली होता क्या है प्रीडिकेट पुश डाउन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी पार्के, अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेरी करी तो आप हमेशा कंप्लीट पार्के फाइल को रीड करने के बजाय उसके किसी चंक को भी लोड करोगे जो आपके काम का है। तो बेसिकली आपने क्वेरी में बोला तो मुझे 100 रिकॉर्ड चाहिए, तो आप अपनी आईओ को कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और मिनिमम मेमोरी के अंदर डेटा को लोड कर सकते हैं। उसको बोलते हैं प्रीडिकेट पुश डाउन, जिसका सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पार्के फाइल के अंदर होता है। ठीक है, प्रीडिकेट पुश डाउन बोलते हैं इसको, और फिल्टर पुश डाउन, दो चीज होती है। ठीक है, इन दोनों के थ्रू क्या कर सकते हो, आप सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा को मेमोरी में लोड करते हो। ठीक है, और इसके बेसिस पे आप अपनी आईओ की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंस होता है पार्के और एवरो के लिए। ठीक है, और आपके पास में जो रियल टाइम का जो डेटा आएगा, रियल टाइम में आपके पास जो ट्रांजेक्शन का जो डेटा आएगा, उसके लिए आप एवरो का यूज करेंगे और एनालिटिकल डेटा के लिए आप पार्के का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं आशा करता हूं कि आपको अब काफी सारी चीजें क्लियर होने लगी होगी। पार्के फाइल क्या होती है, एवरो फाइल क्या होती है, कब किस फाइल एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, सीएसवी, जेसन और ओसीआर का यूज क्यों नहीं किया जाता है। जनरली आप ओसीआर का भी जो है आपको कभी डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में अलग से मैं, बट मेजरली अगर आप देखेंगे तो 99% इकोसिस्टम्स में जितने भी क्वेरी इंजन होते हैं मॉडर्न वाले, वो सभी इन दोनों को सपोर्ट करते हैं और इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, इनमें हमने कंप्रेशन के बारे में समझ लिया। स्नैपी कंप्रेशन जो होता है काफी एफिशिएंट होता है, क्योंकि डेटा को डिकोड करना और एनकोड करना काफी एफिशिएंट होता है और उसमें डेटा लॉस कम होता है। तो बेसिकली अगर आप समझेंगे तो कंप्रेशन के अंदर भी मल्टीपल मैकेनिज्म्स होती है। आप अगर देखेंगे तो एक लूसी कंप्रेशन होता है। लूसी कंप्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा होता है। एक होता है लूज लेस कंप्रेशन। लूज लेस कंप्रेशन में क्या होता है कि डेटा लॉस नहीं होता है और एक आप एफिशिएंट वे में डेटा को कंप्रेस भी कर सकते हैं और डेटा लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली दो डेटा कंप्रेशंस होते हैं, और भी काफी सारे होते हैं, बट बेसिकली लोग जो इन दोनों पे फोकस करते हैं। तो लूज लेस के अंदर आप क्या करते हो, आपके पास डेटा एक अच्छे फॉर्मेट में कंप्रेस हो जाएगा, मतलब 70-80% तक कंप्रेस हो जाता है डेटा, और डेटा आप लॉस्ट भी नहीं करते हो। जबकि लूसी के अंदर आप कंप्रेस तो बेटर वे में कर लोगे, बट आपका डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से स्नैपी कंप्रेशन जो होता है ना, उसका सीरियलाइजेशन और डिसरियलाइजेशन थोड़ा बेटर होता है। तो बेसिकली जब आप कोई भी कंप्रेशन करने जाते हो ना, तो आपको क्या बोलते हैं, एनकोड और डिकोड दोनों की कॉस्ट क्या होती है, आपके पास में सीपीयू साइकिल्स, कंप्यूटेशंस और टाइम वो पे करना होता है, राइट। तो स्नैपी कंप्रेशन काफी ऑप्टिमाइज फॉर्मेट में बनाया गया है। जब अपन कंप्रेशंस के एल्गोरिथम्स के बारे में और कोर आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे, इंटरनल्स के बारे में समझेंगे, डेटा स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, जब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, और अपन 3-4 कंप्रेशन एल्गोरिथम्स का कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे कब कौन सा कंप्रेशन एल्गोरिथम को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो बिग डेटा आर्किटेक्चर के अंदर आज आपने जाना कि पार्के और एवरो क्या होता है। ठीक है, अब आप एफिशिएंटली इन दोनों फाइल एक्सटेंशन को यूज कर पाएंगे, आप अपने इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे बेटर वे के लिए। ठीक है, और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमने जयपुर के अंदर ऑफलाइन कोचिंग भी स्टार्ट करी है, और जो भी लोग हमसे ऑफलाइन वे में जुड़ना चाहते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप के लिए। ठीक है, आप वहां पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। ठीक है, और एड्रेस भी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा और टाइम भी आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह की क्लियर और कंसाइज और एकदम टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।